नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। 14 लाख कैश और भारी मात्रा में चरस के साथ कई तस्कर गिरफ्तार। नगर पुलिस की तत्परता से मोतिहारी में भी 25 किलो चरस के साथ पकड़े गए 2 युवक। केंद्र के किसान नीति के खिलाफ सड़क पर उतरा विपक्ष, प्रधानमंत्री का फूका पुतला। और पता है कि कोविड अस्पताल में मरीजों को मुहैया कराई जा रही है बेहतरीन सुविधा, की गई है विश्व स्तरीय डॉक्टरों की नियुक्ति। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। नगर पुलिस की तत्परता से न सिर्फ मुजफ्फरपुर बल्कि मोतिहारी के चकिया से कई तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फरपुर से पकड़े गए तस्करों के पास से 1.5 किलो चरस के साथ भारी कैश भी बरामद हुआ। वहीं चकिया में पकड़े गए 2 तस्करों के पास से 25 किलो चरस मिला, जो दिल्ली के लिए ले जाया जा रहा था। नगर पुलिस ने सरैयागंज टावर के पास से नेपाल निवासी पवन शर्मा को मोटरसाइकिल के साथ दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 100 ग्राम चरस बरामद हुआ। इसके निशानदेही पर गोलाबांध रोड निवासी सुरेंद्र प्रसाद के मकान में छापेमारी की गई। पुलिस ने नेपाल के सात्विक खटका, संजय विश्वकर्मा के साथ मुजफ्फरपुर के कटरा पहसौल निवासी वासो कुमार, गौरव कुमार और रुपेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में डीएसपी मुख्यालय बैजनाथ सिंह ने बताया कि पकड़े गए युवकों के पास से 14,19,500 रुपए नगद के साथ 1.5 किलो चरस, 2 सोने का चैन, नेपाली रुपए, कई कार्ड और मोबाइल फोन बरामद हुआ। मामला यही है, कल 11 बजे दिन में सूचना मिली एसआईटी को कि कोई तस्कर जो है वो आया हुआ है नेपाल से और टाउन में ही कर रहा है। तो इस सूचना पर एसआईटी की टीम टाउन थाना को सूचना देते हुए वो तस्कर के पीछे टाउन थाना के सहयोग से लग गया और वो तस्कर मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया। मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया तो उसमें 100 ग्राम उसके साथ चरस था और जब उसे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि एक जगह सुरेंद्र प्रसाद के मकान में थी, हमारे और सहयोगी लोग ठहरे हुए हैं। और इस सूचना पर दूसरी बात उसने बताया कि एक टीम हमारी जो है वो 25 किलो चरस लेके दिल्ली की ओर जा रही है। इस सूचना पर दोनों जगह ट्रैक किया गया, टाउन थाना और एसआईटी के सहयोग से। तो 25 किलो जो चरस है वो मोतिहारी ज़िला में पकड़ा गया और सुरेंद्र प्रसाद के यहाँ से जब हमारी टीम गई तो वहाँ रुपया 14,19,500, साथ में 2 चैन, मोबाइल और 1.5 केजी चरस वहाँ भी मिला। वहाँ जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। साथ में वहाँ 5 व्यक्ति पकड़े गए। कितने नेपाली नागरिक पकड़े गए? नेपाली नागरिक 2 पकड़े गए। तो सुरेंद्र सर कहाँ का रहने वाला है? 3 पकड़े गए। 3 पकड़े गए हैं नेपाली नागरिक। अन्य अपराध उनके साथियों के लिए क्या कुछ करें? अन्य साथियों के लिए अनुसंधान किया जा रहा है और इस टीम में जो शामिल होंगे उनका उद्भेदन किया जाएगा। ऑपरेट सर ये लोग कैसे किया करते थे? कैसे ऑपरेट किया करते थे? ऑपरेट किया करते थे, ये लोग का तार जुड़ा हुआ था यहाँ के लोगों से भी और वहाँ से ला के चरस पहुँचाते थे। लोकल लोग भी कोई शामिल है इसमें? हाँ, लोकल लोग शामिल हैं। लोकल लोग भी शामिल है, कटरा का, ग्रामीण कटरा का। हाँ, कटरा का लोग। सर ये रैकेट जो है इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है?
इंटरनेशनल अभी तो नेशनल लेवल पर पता लगा है, हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पर भी जैसे नेपाल से जुड़ा हुआ है। हाँ, नेपाल से जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पर है। कितने दिनों से चला रहा है लोग? इनके कहने के मुताबिक तो कि कम दिन से, लेकिन कितना दिन बताया नहीं जा सकता। काफ़ी दिनों से इनका चल रहा होगा, जनवरी से इन लोग के द्वारा बताया गया कि चल रहा है ऐसा। पताही हवाई अड्डा स्थित पीएम केयर कोविड अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए विश्व स्तरीय सुविधा दी जा रही है। डीआरडीओ द्वारा संचालित इस अस्पताल में विश्व स्तरीय डॉक्टर को तैनात किया गया है, जो 24 घंटे मरीजों की देखभाल एवं उनकी चिकित्सा में लगे रहते हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों को डाइटिशियन की सलाह के अनुसार खाना, पौष्टिक आहार दिए जाते हैं। पीएम केयर कोविड अस्पताल के संचालक लेफ्टिनेंट कर्नल विकास ने कहा कि अस्पताल में 1 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में कुल 70 मरीज भर्ती किए गए हैं, जिनमें 29 का सफल इलाज कर घर भेज दिया गया है। वहीं 22 मरीजों का इलाज अभी चल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की मदद से अस्पताल में सारी सुविधाएं मौजूद हैं। 500 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल में 125 बेड आइसोलेशन वार्ड में है, जिसमें ऑक्सीजन से लेकर सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जब तक अस्पताल में एक भी मरीज रहेंगे, अस्पताल चलता रहेगा। डेन न्यूज के संवाददाता आमिर के साथ बातचीत में अस्पताल के संचालक कर्नल लेफ्टिनेंट विकास ने बताया कि अब तक मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी और वैशाली जिले के कोरोना मरीजों का यहां इलाज किया जा चुका है। डीआरडीओ के वैज्ञानिक ने कहा कि कोरोना जांच के दौरान जिन मरीजों का टेस्ट पॉजिटिव आता है, उनका इलाज इस अस्पताल में किया जा रहा है। खासकर कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। यहाँ सारी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही हैं। अस्पताल में जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग मिल रहा है, मगर जागरूकता के अभाव में अस्पताल में मरीजों की संख्या काफी कम है। उन्होंने डेन न्यूज के माध्यम से आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का अनुरोध भी किया, ताकि कोरोना मरीज अस्पताल में आकर अपना सफल इलाज करा सके। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेट कोरोना मरीजों के लिए प्रॉपर इलाज नहीं है। ऐसे में इस अस्पताल में इलाज कराना ही सर्वोत्तम उपाय है। मौके पर डीपीआरओ और मुथु कुमार भी मौजूद थे। मुजफ्फरपुर के पताही में पीएम के द्वारा बनाए गए कोविड सेंटर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। कई पेशेंट का यहाँ पर इलाज भी हो रहा है और कई पेशेंट डिस्चार्ज होकर यहाँ से जा भी चुके हैं। सबसे पहले हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। सीसीटीवी कंट्रोल रूम में इस वक्त हम मौजूद है और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे काफ़ी बेहतर इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आईसीयू रूम है और 500 बेड का जो अस्पताल है, पताही में ये अस्पताल है, यहाँ पर बेहतर इलाज किया जा रहा है। डीआरडीओ अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, ज़्यादा जानकारी आप हमें देंगे। सर, क्या क्या सुविधा उपलब्ध है और पेशेंट का तादाद काफ़ी कम है, तो क्या कुछ कहेंगे? ये पीएम केयर कोविड हॉस्पिटल जो है गृह मंत्रालय द्वारा यहाँ पे गृह मंत्रालय के सौजन्य से डीआरडीओ ने यहाँ बनाया है और ये रिकॉर्ड समय में 16 दिन में यहाँ पे कार्यरत हो गया है। 7 तारीख को यहाँ पहला पेशेंट आ गया था। यहाँ पे आज की तारीख में 22 पेशेंट एडमिटेड हैं, जिसमें 1 साल की नवजात शिशु से लेकर 80 साल की उम्र तक के लोगों का इलाज किया जा रहा है। यहाँ पे विभिन्न टीमें हैं, जिसमें डीआरडीओ की प्रोजेक्ट टीम है, एएमसी के डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, फुल्ली फंक्शनल किचन है, जिसमें कि डॉक्टर द्वारा निर्धारित डाइट मरीजों को दी जाती है। यहाँ पे हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, मेडिसिन, सभी चीज़ें हैं, वेंटिलेटर्स वगैरह। लेकिन यहाँ पे लोगों की संख्या जो है, पेशेंट्स की संख्या जो है वो काफ़ी कम है। या तो लोगों को इसके बारे में अवगत कराना है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी कम है। हम यहाँ पे पिछले 15 दिन से देख रहे हैं, जो पेशेंट्स आए हैं उसमें से 29 पेशेंट जो हैं पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। अभी हमारी बस लोगों से यही अपील है कि अगर आपको कोविड है, आप यहाँ आएँ, अपना इलाज करवाएं। हमें कोरोना से डरना नहीं है, हमें कोरोना से लड़ना है। कई लोगों के दिमाग में सर ये बात है कि सरकारी अस्पताल है तो यहाँ पे इलाज बेटर नहीं है और पैसा लगता है, उस भ्रम को कैसे दूर करेंगे? यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता है। यहाँ पे दिस इज ए फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ बिहार गवर्नमेंट। खाना वाना किसी चीज़ को खाने वाने का कोई पेमेंट नहीं है। दवाई, डॉक्टर का फीस, मेडिसिन, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, बेडिंग, हॉस्पिटल चार्जेस एब्सोल्युटली जीरो, कोई चार्जेस नहीं है। ये पूर्ण रूप से गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा बॉर्न किया गया एक्सपेंडिचर है और ये एक फैसिलिटी बिहार के लोगों के लिए गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है।
इसलिए खासकर डी न्यूज़ के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि लोग यहाँ आएँ, अपना इलाज कराएं और स्वस्थ होकर अपने घर जाएं। इसके अंदर किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ फैसिलिटी नहीं है। जैसा कि आपने देखा है, ये एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है जो अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल शायद ना हो। कितने डॉक्टर की टीम है आपके यहाँ पे? हमारे पास यहाँ 25 डॉक्टर्स की टीम है जो कि शिफ्ट्स में ड्यूटी देती है। यहाँ सभी स्टाफ का 3-3, 4-4 शिफ्ट में काम होता है। एक सवाल है, आने का क्या प्रावधान होगा यहाँ पर? कैसे आएंगे पेशेंट जो है वो किसी डॉक्टर से रेफरल लेके ही आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे और किसी बीमारी के लिए, फ्लू, इन्फ्लुएंजा के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको कोविड पॉजिटिव हैं तो ही आपका यहाँ पे आके ट्रीटमेंट होगा। ये व्यवस्था इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ कोविड पेशेंट के लिए है और दूसरे लोगों को, दूसरे मरीजों को संक्रमण ना फैले, इसलिए हम रेफरल के बेसिस पे ही यहाँ पे कोविड पेशेंट को एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं। डीआरडी को अधिकारी को आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि किस तरह का यहाँ पे व्यवस्था है। जो भी कोविड के जो पेशेंट है वो बेझिझक यहाँ पे अपना रिपोर्ट लेकर आ सकते हैं और बेहतर इलाज करके यहाँ से जा सकते हैं। डे न्यूज़ भी आपसे अपील करती है कि अगर कोविड से जुड़ा कोई भी मामला है तो एक बार इस अस्पताल में जरूर संपर्क करें। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज़, मुजफ्फरपुर। कोरोना संक्रमण के संदेह पर अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कोरोना जांच के लिए जिला प्रशासन ने रेलवे स्टेशन के साथ ही इमली चट्टी बस स्टैंड और बैरिया बस स्टैंड में कैंप लगाया है। कोई भी व्यक्ति इस कैंप में निःशुल्क कोरोना संक्रमण की जांच करा सकता है। जांच रिपोर्ट 15 मिनट में प्राप्त हो जाएगी। डॉक्टर्स को मीटिंग में उनको सख्त निर्देश दिया था कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए। इधर कुछ दिनों से टेस्टिंग की संख्या में कमी आई थी। इसी को देखते हुए कल बैठक हुई थी जिसमें सिविल सर्जन के साथ साथ जिले के सभी पीएससी के डॉक्टर्स को ये स्पष्ट हिदायत दी गई थी कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए। हालांकि उसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है, बावजूद इसके अधिक से अधिक टेस्ट हो। तो उसी मद्देनज़र ये 3 जगहों पर जो भीड़ भाड़ वाले स्थान है शहर में, जैसे स्टेशन परिसर हुआ, इमली चट्टी बस स्टैंड हुआ और बैरिया बस स्टैंड हुआ, इनको लोकेट करते हुए आज से वो काउंटर लग गया है और जांच शुरू हो गई है। हम समझते हैं कि अब चूँकि पर्व त्यौहार में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, दशहरा है, दिवाली है, तो स्वतः वो जांच कराएंगे और आज से जांच शुरू भी हो गया है और स्पष्ट इसका दिखाई देगा 2-3 दिन के अंदर कि टेस्ट की संख्या में वृद्धि अपने आप होने लगेगी। जांच कराने के लिए क्या कुछ करना होगा? जो आम लोग आएंगे वहाँ पे एंटीजन टेस्ट हो रहा है। कोई भी आकर के अपना टेस्ट करा सकता है, न बाहर से आने वाले के लिए नहीं बल्कि आसपास के मोहल्ले गली जो भी हैं वो आके अपना टेस्ट करा सकते हैं और एंटीजन टेस्ट होगा। आधे घंटे के अंदर उनका रिपोर्ट आएगा। रविवार को हंगामे के बीच राज्यसभा में नई किसान अध्यादेश पास की गई। अब इस नए कानून पर राष्ट्रपति की मुहर लगनी है। नई किसान नीति के खिलाफ विपक्षियों में भारी नाराजगी है। जन अधिकार पार्टी ने सरैयागंज चौक पर प्रधानमंत्री का पुतला फूंकते हुए केंद्र सरकार की किसान नीति का जमकर विरोध किया। जन अधिकार पार्टी के निर्देशानुसार जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी के आदेशानुसार अभी भारत सरकार जो संसद में किसान बिल लाई है, पार्टी यह मानती है कि यह किसानों के लिए नुकसानदायक बिल है, किसानों के लिए अहितकारी बिल है। ये केंद्र सरकार की जो कृषि नीति किसान बिल आया है उसके विरोध में जन अधिकार पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मुजफ्फरपुर में पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ ऑल इंडिया लोको पायलट रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने रविवार को स्टेशन परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि केंद्र सरकार रेलवे को निजी हाथों में सौंप रही है, जिससे केवल रेल कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि देश के तमाम छात्र, नौजवान, मजदूर और किसानों पर भी असर पड़ेगा। रेलवे की यात्रा महंगी हो जाएगी, जिससे तमाम लोग प्रभावित होंगे। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर भारतवर्ष के सभी क्रू लॉबी पर देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। वर्तमान सरकार जो है रेलवे को एक एक करके सारी जो संस्थान हैं उसको बेच रही है, रेल को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। इससे केवल रेल कर्मचारियों पर ही नहीं
बल्कि देश के तमाम छात्र, नौजवान, मजदूर और किसानों पर इसका असर पड़ेगा। रेलवे का यात्रा जो है काफ़ी महंगा होगा, गरीबों की पहुंच से दूर हो जाएगा। इसलिए हम तमाम रेल कर्मियों का, तमाम देशवासियों का ये दायित्व बनता है कि निजी हाथों में जाने से हम लोग रोकें और देश को बचाएं। तो रेल बचाओ और देश बचाओ के आह्वान पर, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर भारतवर्ष के सभी लॉबी पर प्रोग्राम हो रहा है। इसके बाद हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को आज के प्रदर्शन के बाद उनको एक मेमोरेंडम, 17 सूत्री मांगों का एक मेमोरेंडम भेजेंगे। उसके बाद 1 से 10 अक्टूबर तक का पूरे देश भर में हस्ताक्षर अभियान कैंपेन किया जाएगा और आगे की रणनीति तय होगी। आगे के आंदोलन, अगर सरकार निजीकरण वापस नहीं लेती है, पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः लागू करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है, तो एक बड़े आंदोलन की ओर देश के तमाम छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान एक प्लेटफॉर्म पर आकर और एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और साहिबगंज के राजद विधायक रामविचार राय ने कहा है कि मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की राजधानी है, लेकिन एनडीए की सरकार ने मुजफ्फरपुर की हमेशा से उपेक्षा की है। यहां पर स्वर्गीय पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने एम्स की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया, लेकिन वह इस जिले को नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पताही हवाई अड्डे को भी चालू करने की बात कही थी, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ, वह भी दरभंगा चला गया। रविवार को जूड़न छपरा के एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद नेताओं ने कहा कि मुजफ्फरपुर के साथ इन सभी लोगों ने बेईमानी की है और इसका फल इन लोगों को आगामी चुनाव में मिलेगा। राजद नेताओं ने कहा कि इस बार मुजफ्फरपुर में महागठबंधन 11 की 11 सीटें जीतेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद विधायक मुन्ना यादव व बड़ूराज विधायक नंद कुमार, जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, जिला प्रवक्ता वसीम अहमद मुन्ना समेत दर्जनों नेता मौजूद थे। प्रेस वार्ता जिला पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से रखा गया है और मुख्य मुद्दा है कि यहाँ पर 15 साल के शासन में जो भाजपा और जदयू की सरकार यहाँ बनी है और मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की राजधानी मानी जाती है और यहाँ पर जो परिस्थिति है सड़क के मामले में और खास करके मेडिकल कॉलेज के बारे में रघुवंश बाबू ने कई बार धरना किया, प्रदर्शन किया, पदयात्रा किया और उसका एम्स नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर का उनका मांग था एम्स का। और विकास के मामले में मुजफ्फरपुर शहर का जो हालत है और जो ग्रामीण क्षेत्रों का हालत है आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। कोई विकास का काम नहीं हुआ, शहर में हर मोहल्ला डूबा हुआ है, सभी सड़क टूटे फूटे पड़े हुए हैं और विधि व्यवस्था से लेकर कोई भी इनका काम सही पैमाने पर नहीं चल रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है। हजारों लाखों की संख्या में बेरोजगार लोग हैं और जो अभी बाढ़ के समय में जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनको किसी तरह का मुआवजा नाम मात्र का दिया गया है और बिचौलिए को द्वारा हर प्रखंड में आज के तारीख में जो हम लोग देखते हैं आपके प्रेस और मीडिया में तो इतना बड़ा मैंने बना दिए कि उनको दिल्ली से मुजफ्फरपुर आना पड़ा और समय था कि 11 सीट राष्ट्रीय जनता दल को था और इस बार भी 15 में हम लोग 6 सीट पर जीते थे और बाकी जो सीट हम लोग था मामूली वोट के अंतर से हमारे उम्मीदवार लोग हारे थे और इस बार भी हम लोग 11 सीट जीतने वाले हैं। इसे पत्रा और नड्डा साहब सब लोग यहाँ मुजफ्फरपुर दावा कर रहे हैं और जो बात आपने बोला है सारी बातें गलत है, इसमें कहीं सच्चाई नहीं। इनका गली गली विकास नहीं हुआ है। इसके पहले कई बार हम लोगों ने बताने का काम किया। एक रोड अगर नगर विकास मंत्री बना दिए होते, टावर से कल्याणी चौक की रोड अगर बना दिए होते तो हम लोग समझते कि बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। लेकिन अभी प्रेस वाले ने अभी बात किया कि आप लोगों ने इसके लिए क्या किया, तो हम लोगों ने 27 जगहों पर धरना देने का काम किया। रघुवंश बाबू के नेतृत्व में 27 जगह पर हम लोगों ने धरना दिया। एम्स को माने कृष्ण मेडिकल कॉलेज को एम्स बनाया जाए, इसके लिए उसका पदयात्रा हम लोगों ने किया। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, अभी के प्रधानमंत्री को हम लोगों ने ज्ञापन भी किया। रघुवंश बाबू पार्लियामेंट में उठाने का भी काम किया। ये जो हम लोग का जो हवाई अड्डा बनाने के लिए, हवाई अड्डा पर जाकर हमारी पार्टी ने रघुवंश बाबू के नेतृत्व में धरना देने का काम किया। नगर निगम
जो नगर निगम है, उस समय नगर विकास मंत्री ने रघुवंश बाबू को कहा था कि स्मार्ट सिटी क्या है, वो रघुवंश बाबू क्या जानते हैं? तो रघुवंश बाबू ने ही उनसे सवाल कर दिया कि स्मार्ट सिटी यही तो लग रहा है जहां पानी लगा हुआ है, जहां रोड टूटा हुआ है। तो माननीय रघुवंश बाबू के नेतृत्व में हम लोगों ने नगर निगम में धरना देने का काम किया। एट ए टाइम जब हमारी सरकार बनेगी और उसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, इससे इन लोगों को, जो लोगों का जो विश्वास है, जनता का विश्वास है, ये पार्टी के तमाम लोग खो रहे हैं, जिसके चलते हमारे नेता पर, चाहे हमारे पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। हमारी जीत उसी दिन हो गई जब हमारे मुजफ्फरपुर जैसे शहर में देश के इनके जो नेता हैं, जो संदीप पात्रा जो देश के हैं प्रवक्ता, वैसे प्रवक्ता और वैसे रघुवर दास जो मानव झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जैसे लोगों को पंचायत स्तर पर आना पड़ रहा है, उसी में हमारी पार्टी की जीत हो गई। इसका मतलब जनता हमारे साथ है, ये लोग कहीं दिखाई देने वाले नहीं हैं। चुनाव में हमारी पार्टी का 11 में 11 सीट हम लोग मुजफ्फरपुर से जीतने जा रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जल जमाव और जर्जर सड़क को लेकर वार्ड 31 के गन्नीपुर निवासियों में भारी आक्रोश है। रविवार को स्थानीय लोगों ने आरडीएस कॉलेज के पीछे आगजनी कर बिजली के पोल से आवागमन बाधित कर दिया। कलमबाग चौक से गन्नीपुर होते हुए रामदयालु जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इसी सड़क पर नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा का भी आवास है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मंत्री के होते हुए इस सड़क की ऐसी दुर्दशा है। ये हम लोग पिछले 5-6 महीने से ये पानी से त्रस्त हैं हम लोग, और ये पानी लगने की वजह से ये पूरा रोड डैमेज हो चुका है। आज सुबह सुबह बहुत सारे मतलब बुजुर्ग हमारे जो महिला हैं जो स्कूटी से जा रही थी यहाँ पे गिर गई, बहुत ज़्यादा ही वो लोग चोटी लोग हैं, तो हम लोग को उनको भेजना पड़ा हॉस्पिटल यहाँ से। और उसके बाद जब हम लोग ने देखा कि कोई सुनवाई नहीं ली जा रही है, हम लोग ने 3-4 बार 5 बार जाके शर्मा जी को बोला भी कि सर इसको ठीक कराया जाए, पानी लगा है। ठीक है, बाढ़ का समय हम लोग समझ रहे हैं, पानी की समस्या है, लेकिन रोड बहुत ज़्यादा ही टूट गया है। हमेशा से लोग यहाँ गिर रहे हैं, रात के में भी गिर जाते हैं। हम लोग यहाँ पे रेड झंडा लगा के बहुत दिन सहयोग करना चाहें कि आदमी न गिरे, लेकिन कोई भी हम लोग के लिए सपोर्ट में खड़ा नहीं हुआ, और इसीलिए आज बहुत सारे लोग चोटी लोग हैं, इसलिए हम लोग ने उन लोग की जान बचाने के लिए इस रोड को आज जाम किया। घेर दिए हैं जी, परमानेंट जी। क्या मांग ये सर 2 साल पहले ये रोड बना था, और पानी लगने के वजह से ये रोड, अभी रोड की स्थिति आप देख रहे हैं, आप भी आए हैं यहाँ से, कितना गड्ढा है पूरे रोड में, यहाँ देखिए पूरा गड्ढा से भरा हुआ है। और हम लोग का मांग यही है कि इस रोड को ठीक कराया जाए, और जब तक ठीक ना हो तब तक इस रोड को हम लोग बंद रखेंगे। जी। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम विनीत कुमार हुआ। कौन रोड, कौन जगह है? ये गन्नीपुर है, गन्नीपुर वार्ड नंबर 31 आरडीएस कॉलेज के पीछे की सड़क है ये, जो सीधे वहाँ पे रामदयालु स्टेशन के पास हाईवे पे मिलती है। वर्तमान में जेल चौक पर रह रहे बोचहा निवासी असलम आजाद ने एक दिन पहले चांदनी चौक स्थित एक नर्सिंग होम के डायरेक्टर और एक महिला डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में कहा गया है कि उसकी पत्नी अलीसा खान की गर्भावस्था के दौरान नर्सिंग होम की डॉक्टर ने ठीक से इलाज नहीं किया, जिसका नतीजा है कि जन्म के साथ ही उसके बच्चे की मौत हो गई। नर्सिंग होम के डायरेक्टर जाहिद अरफी और महिला डॉक्टर प्रीति कुमारी के ऊपर किए गए मुकदमे पर अस्पताल को डॉक्टर जुबैरिया ने कहा कि उनके एक रिश्तेदार से असलम आज़ाद का विवाद चल रहा है। उसी खुन्नस में असलम आज़ाद ने नर्सिंग होम पर केस किया है। डॉक्टर जुबैरिया ने कहा कि मरीज़ अलीसा खान अप्रैल महीने के बाद जून में आई थी, उसे कोई हार्ड दवा नहीं दी गई। डॉक्टर प्रीति झा जो है वो हमारे यहाँ रेजिडेंट डॉक्टर है, और जो पेशेंट की बात चल रही है अलीशा खान, ये हमारे यहाँ फर्स्ट विजिट इसने किया था 24 अप्रैल को। हमारे पास इसका डाटा मौजूद है। इस वक्त इसका बेबी ठीक था, और ये बच्चा बहुत छोटा होता है, इस वक्त 7 वीक्स 5 डेज़ का था, और इसमें बच्चे का धड़कन वगैरह सब चीज़ें देखी जाती है। इसमें एनॉमली पता नहीं चलती। एनॉमली जो पता चलती है वो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि 18 वीक्स टू 22 वीक्स के दरमियान में होता है। और पेशेंट जो हमारे पास सेकेंड विजिट के लिए आई थी, ये डेट था 27 जून। 27 जून में इसका जो वीक था प्रेगनेंसी का 17 वीक्स 3 डेज़ की प्रेगनेंसी थी, और इसमें इसको वैसे कोई हार्ड दवाई नहीं दी गई है। हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि प्रेगनेंसी में जो पेशेंट होती हैं उनको कैटेगरी होती है A, B, C, D। हम लोग ऐसी ही दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो कि ग्रुप A या B में होती है। ऐसी कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिससे बच्चे को हार्म हो। कुछ कंजेनाइटल बीमारियाँ बच्चों में होती है जो जन्म से होती है, और उसके बाद जहाँ तक इसने बोला है, इसके बाद ये पेशेंट हमारे पास आई नहीं।
ये कहीं बाहर से अल्ट्रासाउंड करवाई है, लेकिन हमारे पास डाटा चूँकि ये मौजूद है, गोपालगंज में शायद ये पेशेंट थी, तो अल्ट्रासाउंड इसका 26 जुलाई का है। एक तो दो जगह का अल्ट्रासाउंड किया है, एक में तो बता रहा है कि बच्चे का सिर्फ पानी नहीं है, बच्चा तंदुरुस्त है, और दूसरी जगह का जो अल्ट्रासाउंड है उसमें बता रहा है कि बच्चे की किडनी में 7 mm का कुछ सिस्ट वगैरह है, क्यूरी दी गई है। तो इसके बाद तो पेशेंट आई नहीं, ना ही ऐसा कुछ हमको एविडेंस मिला है कि IUD है। और जो भी ये फेक न्यूज़ है उसके बारे में तो अभी जानकारी हमारे लीगल एडवाइज़र वगैरह करेंगे, लेकिन हम सिर्फ इतनी पुष्टि करना चाहते हैं कि ऐसी कोई हार्ड दवाई का इस्तेमाल नहीं किया गया था। जो भी दवाई इस्तेमाल की गई वो ग्रुप A या B में थी। जी एक्चुअली ये तो हमारे पहचान में ही कुछ लोग हैं, हमारी फ्रेंड हैं, उनके देवर लगते हैं। आपसी विवाद ये लोग का कुछ चल रहा था, अब हमारा बीच में क्यों ये इन्होंने हमें घसीटा या क्या किया ये हम कुछ नहीं जानते। हमारे पास सिर्फ पेशेंट आई थी, हमने अपनी तरफ से 100% देने का कोशिश किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मंडलों की कार्य समिति की बैठक लगातार चल रही है। इसी क्रम में रविवार को रेड क्रॉस सभागार में पश्चिमी नगर मंडल की बैठक आयोजित की गई। इसमें मुख्य रूप से अब तक के किए हुए कार्यों के साथ आगामी रणनीति पर भी चर्चा की गई। साथ ही संगठन को मजबूत प्रदान करना, केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने पर बल दिया गया। मौके पर नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर विधानसभा अंतर्गत पश्चिमी नगर मंडल के कार्य समिति की बैठक की। कार्य समिति की बैठक मुख्य रूप से संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए होती है, जिसमें हम लोग आज तक के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करते हैं और आगामी कार्यों के विषय में बताते हैं। तो हमने यहाँ पर कार्य समिति की बैठक में भाग लिया। यहाँ की कमेटी बहुत ही मजबूत है। पूरे हमारे टीम का गठन, पार्टी के मंडल का गठन पूरा हो चुका हुआ है, मोर्चों का गठन हो चुका हुआ है, और बूथ स्तर तक की जो हमारी कमेटी है, हर बूथ पर 45 बूथ पड़ते हैं इस मंडल में, उसकी सप्तऋषि की गठन हो चुके हैं। 5 हमारे शक्ति केंद्र हैं, उसका भी गठन हो चुका हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी नगर मंडल में इतनी मजबूत है कि यहाँ कम से कम हम लोग 40 बूथों पर भारी मतों से चुनाव को जीतेंगे, और मुजफ्फरपुर का चुनाव जीतने में पश्चिमी नगर मंडल का बहुत बड़ा योगदान होगा। रविवार को चांदनी चौक स्थित एक होटल के सभागार में लोक जनशक्ति पार्टी के IT सेल की बैठक की गई। बैठक में उपस्थित सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष सह तिरहुत प्रमंडल प्रभारी अमित सिंह रानू ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में IT सेल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वहीं उन्होंने कहा कि लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक ही नारा दिया है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। सैकड़ों की संख्या में लोजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये बैठक जिला स्तरीय IT सेल लोजपा की बैठक है। इस कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस बैठक को किया गया है। इलेक्शन इस साल होना तय है, इसी साल होगा, और IT सेल की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पे हम आए हैं कि इस अपने IT सेल विंग को हम मजबूत करें। IT सेल विंग को हम हर एक वर्कर को बताएं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विजन क्या है, बिहारी फर्स्ट, और बिहारी फर्स्ट के नारे के पीछे हमारा क्या विजन है, चिराग जी क्या चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय माननीय चिराग जी का क्या आदेश है, उन लोगों को हम सब लोगों को बताने जिला स्तरीय बैठक करने आए हैं। इस बैठक का मेन उद्देश्य यही है कि हर एक कार्यकर्ता को 243 सीट पे तैयारी करना है, और जो भी गठबंधन में हमारे साथ आए, किसी भी दल से आए, हमारे गठबंधन से आए, उनका मदद करना है। और IT सेल प्रचार का सबसे अहम माध्यम होने वाला है इस इलेक्शन में। इसलिए IT सेल को मजबूत करने के लिए इस जिला स्तरीय IT सेल बैठक का आज आयोजन किया गया। गठबंधन में तो क्या कुछ बातें चल रही है? चिराग जी कह रहे हैं कि हम अलग सीट से लड़ेंगे। नहीं, देखिए वो डिसीजन राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना है। अभी हम लोग NDA के साथ हैं, हम लोग को आदेश अपने पार्टी का तैयारी करने का मिला है, और 243 सीट पर अभी ये डिसीजन तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना है। हम लोग लोजपा का बात करने आए हैं, हम लोग लोजपा का बात करेंगे। हम लोग अपने पार्टी को मजबूत करने निकले हैं। अपने रविवार को कलमबाग चौक स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में लोजपा के 9 मनोनीत प्रदेश कार्य समिति सदस्य अधिवक्ता सुधीर ओझा, बगहा प्रभारी हरिराम मिश्रा और लोजपा नेता अवधेश पासवान का जोरदार स्वागत करते हुए
पार्टी के नेताओं ने फूल माला और शॉल देकर सम्मानित किया। मौके पर लोजपा के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का जो अभियान है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसके तहत संगठन को पूरे बिहार में मजबूत बनाया गया है। उसी के तहत हरिराम मिश्रा जी को बगहा का प्रभारी और प्रदेश कार्य समिति बनाया गया है और मुझे भी इस दायित्व से प्रदेश में पदाधिकारी बना करके और दायित्व को जो दिया गया है और इसके साथ साथ जिला दलित सेना के अध्यक्ष के रूप में अवधेश पासवान जी को नियुक्त किया गया है। हम सभी लोग एक स्वर से राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करते हुए उनके अभियान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के अभियान को चलाने का कार्य करेंगे। संगठन को पूरे जिला ही नहीं पूरे बिहार में दुरुस्त करते हुए कैसे लोजपा आने वाले दिनों में नेतृत्व करे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री के रूप में हम चाहते हैं देखना बने, इसके लिए हम लोग एक स्वर से लगे हैं। और आज उसी के तहत हम लोग को जो सम्मानित किया गया है, मैं उन लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं और पदाधिकारी बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष और सभी नेताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार की योजनाओं में अनियमितता की शिकायत करने पर लगातार हो रहे मुकदमे को लेकर रविवार को वार्ड सदस्य पंच संघ की ओर से नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि अब इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की जाए। बैठक में उपस्थित संघ के अध्यक्ष अमरेंद्र तिवारी, राकेश कुमार, आशा देवी सहित अन्य सदस्यों ने विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा की। राज्य मंत्री से भी भेंट किए। बिहार सरकार के द्वारा हम लोग को अधिकार दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को सम्मान दिए, नल जल योजना दिए और जो भी सामान हम लोग को था वह मिला। लेकिन यहाँ के पदाधिकारी के वैमनस्य के कारण हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। हम लोग डीएम साहब को भी हम दिए थे कि हम लोग का 53 महीना जीता हुआ हो गया, लेकिन आज तक हम लोग को 20-22 महीना का पैसा मिला है महीना का। यह किस व्यवधान के कारण अटका हुआ है हम इसको जानना चाह रहे थे, लेकिन डीएम साहब इसके बारे में संज्ञान नहीं लिए। आज हमें 11 विधायक और दोनों सांसद और हमारे विधान पार्षद दिनेश जी को भी हम निमंत्रण दिए थे कि आप आइए और डीएम साहब से वार्ता कीजिए कि किस कारण से हमारे मांग में रोड़ा अटका हुआ है। एक मांग हमारा है कि 53 महीना का हम लोग को पैसा चाहिए। दूसरा मांग है कि जब सांसद विधायक को पेंशन मिलेगा तो हम लोग को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा। तीसरा मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है नल जल का उद्घाटन कर दिया गया, लेकिन आज भी हमारे बहुत वार्ड सदस्य भाई जो हैं नल जल के पैसा के लिए ब्लॉक से लेकर के पंचायत का चक्कर लगाते हैं कमीशन के व्यू में, और आज भी पैसा उनको नहीं दिया जाता है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।